नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम कानूनी मामलों, कोर्ट के फैसलों और राष्ट्रीय वैचारिक मुद्दों की चर्चा करते हैं और एक सामान्य नागरिक की दृष्टि से उनके निहितार्थ समझने का प्रयास भी करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ द्वारा 30 मई 2025 को दिए गए एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले की, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी नोटिस के अर्थ और परिभाषा को तो स्पष्ट किया ही किया है, बल्कि यह फैसला अधिकारियों के भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को पूरी तरीके से बेनकाब करता है। अतः मेरा आज का ये वीडियो देश के सभी प्रबुद्ध नागरिकों के साथ साथ कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों और प्रतियोगी पढ़ाई के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए मामले को समझते हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के जगदीशपुर में उतेलवा इंडस्ट्रियल एरिया में 125 एकड़ ज़मीन से जुड़ा हुआ है। ये विशाल ज़मीन, जो लगभग 54,45,000 वर्ग फीट के बराबर है, कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट KNMT को आवंटित की गई थी। इस ट्रस्ट ने 2003 में फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती के लिए 10 जुलाई 2003 को ज़मीन मांगी थी। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन UPSIDC ने बिना किसी प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के सिर्फ 2 महीने के अंदर 18 सितंबर 2003 को इस ट्रस्ट को ये ज़मीन नाम मात्र की कीमत पर दे दी थी। UPSIDC ने कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट को समय पर भुगतान और लीज डीड के निष्पादन की शर्तों के साथ ज़मीन आवंटित की थी, लेकिन कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट ने उसको आवंटित ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने और सीमांकन करने की बात की तथा न तो समय पर ही भुगतान किया और न ही ज़रूरी दस्तावेज उसने जमा किए। इसके बावजूद UPSIDC ने उन्हें कई मौके दिए, भुगतान के लिए कई मौके दिए, समय बढ़ाया और ब्याज के साथ पुनर्निर्धारण किया, लेकिन KNMT ने बार बार नियम तोड़े। 13 नवंबर 2006 को UPSIDC ने अंतिम नोटिस जारी किया, जिसमें 10 दिनों के भीतर 68,49,869 रुपये 20 पैसे जमा करने को कहा गया। KNMT ने फिर भी भुगतान नहीं किया और इसके बजाय ज़मीन के सीमांकन और अतिक्रमण हटाने की अपनी मांग दोहरा दी। UPSIDC ने जवाब दिया कि लीज डीड निष्पादन के बाद ही कब्जा दिया जा सकता है। आखिरकार 15 जनवरी 2007 को UPSIDC ने कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट के भूमि आवंटन को रद्द कर दिया, जिसे ट्रस्ट द्वारा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। परंतु हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई आवंटी 3 लगातार कानूनी नोटिसों के बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है, तो क्षेत्रीय प्रबंधक को या तो भूमि का आवंटन रद्द करना होता है या आवंटी के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई प्रारंभ करनी होती है। और हाईकोर्ट ने भी भूमि आवंटन के निरस्तीकरण के आदेश को सही ठहराया। 29/5/2017 के द्वारा उन्होंने ये आदेश पारित किया। मित्रों, कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी हाईकोर्ट इलाहाबाद से हारने के बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मामले को सुना और 30 मई 2025 के अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि आवंटन पूरी तरीके से गलत था। मित्रों, मैं कुछ नहीं कह रहा और न मैं अपनी राय बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यह आवंटन पूरी तरीके से गलत था। कोर्ट ने साफ कहा कि 125 एकड़ की इतनी बड़ी औद्योगिक ज़मीन का आवंटन बिना पारदर्शी या प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के करना पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत का उल्लंघन है। ये सिद्धांत कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति जैसे ये ज़मीन सरकार केवल जनता के लिए ट्रस्टी के रूप में रखती है, लेकिन यहाँ UPSID के अधिकारियों ने अपने अकाउंट को खुश करने के लिए नियमों को ताक पर रख करके इस ज़मीन का बाजार मूल्य आज सैकड़ों करोड़ रुपए है, फिर भी इसे नाममात्र की कीमत पर आवंटित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UPSIDC ने इस ज़मीन का आवंटन बिना किसी ठोस मूल्यांकन के किया है। कोर्ट ने बताया कि ऐसी प्रक्रिया में आर्थिक लाभ, रोजगार सृजन, पर्यावरणीय स्थिरता और क्षेत्रीय विकास जैसे सार्वजनिक हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए था, लेकिन यादव सिंह जैसे अधिकारी इस तरीके का कोई काम नहीं करते, अकाउंट को खुश करने का काम करते हैं। इस तरीके की प्रक्रिया से न केवल सरकारी खजाने को नुकसान होता है, बल्कि विशेष लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया जाता है, जो जनता के साथ एक तरीके का विश्वासघात है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मित्रों, अपने इसी निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी नोटिस का अर्थ भी बताया है।
कोर्ट ने कानूनी नोटिस की परिभाषा भी स्पष्ट की है, जो हमारे श्रोताओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही कानून के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस के 4 प्रमुख तत्व बताए हैं। इसमें स्पष्ट और संक्षिप्त तथ्य होने चाहिए। पहला तो ये बताया उन्होंने कि नोटिस में स्पष्ट और संक्षिप्त तथ्य होने चाहिए। दूसरा, ये नियमों के उल्लंघन और कानूनी दायित्व को दर्शाते हुए होना चाहिए। तीसरा, ये कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए होना चाहिए। चौथा, ये भ्रामक नहीं होना चाहिए और कानून के नियमों का पालन करने के लिए ही होना चाहिए, मतलब नोटिस। कोर्ट ने पाया कि यूपीएसआईडीसी ने 14 दिसंबर 2004, 14 दिसंबर 2005 और 13 नवंबर 2006 के पत्रों के जरिए वैध कानूनी नोटिस जारी किए थे और रद्दीकरण की प्रक्रिया सही थी। इस भूमि आवंटन के साथ साथ मैं अपने दर्शकों को स्मृति ईरानी द्वारा लगाए गए आरोपों की याद भी दिलाना चाहता हूँ कि जब उन्होंने यूपीएसआईडीसी अमेठी की ज़मीन को भी गलत तरीके से गांधी परिवार को दिए जाने के आरोप लगाए थे, तब इस पर बड़ा बवाल मचा था, बड़ा विवाद हुआ था। उसमें भी मामला ये था कि 1982-83 में उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यूपीएसआईडीसी ने अमेठी के गौरीगंज में कौहर गांव की 204 एकड़ ज़मीन किसानों से ली थी। इसकी 65.57 एकड़ हिस्सा 1986 में सम्राट साइकिल्स लिमिटेड को 90 साल की लीज पर दिया गया था ताकि साइकिल फैक्ट्री बने। 24 मई 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन 2 साल बाद ही फैक्ट्री बंद हो गई थी, लोगों को नौकरियां नहीं मिली थी और ज़मीन बेकार पड़ी रही थी। 1996 में कंपनी ने फर्जी खतौनी के जरिए खुद को मालिक घोषित कर दिया और 2015 में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट RGCT ने यह ज़मीन मात्र 20 करोड़ 10 लाख रुपए देकर के खरीद ली थी। स्मृति ईरानी ने इसे ज़मीन हड़पने की साजिश बताया था और सवाल उठाया था कि कैसे किसानों से कम दाम देकर के यूपीएसआईडीसी को मिली ज़मीन गांधी परिवार की हो गई थी। 26 अगस्त 2015 को गौरीगंज की SDM कोर्ट के जज वंदिता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में यूपीएसआईडीसी बनाम सम्राट साइकिल्स मामले में फैसला सुनाया गया और कोर्ट ने पाया कि 65.57 एकड़ ज़मीन यूपीएसआईडीसी की थी, जिसे 1986 में लीज पर दिया गया था। सम्राट साइकिल्स ने 1996 में जाली रिकॉर्ड से मालिकाना हक प्राप्त कर लिया, जो गैर कानूनी था। 24 फरवरी 2015 की नीलामी अवैध थी क्योंकि सम्राट साइकिल्स के पास बेचने का कोई अधिकार ही नहीं था। कोर्ट ने अपने आदेश से सम्राट साइकिल्स के नाम से जमीन का रिकॉर्ड ही रद्द कर दिया गया। जमीन को यूपीएसआईडीसी के नाम वापस करने का निर्देश कोर्ट ने दिया। यह आदेश यूपीएसआईडीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक RS पाठक की शिकायत और वकील उमाशंकर पांडे के तर्कों के आधार पर दिया गया था, जिन्होंने सम्राट साइकिल्स द्वारा जाली खतौनी का मुद्दा बहुत तेजी के साथ उठाया था और ये प्रूफ कर दिया था कि ये जाली खतौनी के आधार पर दिया गया है। मामला पुराना होने पर लोग भूल जाते हैं, पर यह फैसला स्मृति ईरानी के आरोपों को पूरी मजबूती से सही साबित करता है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि ज़मीन का हस्तांतरण ही गलत था, मतलब जो गांधी परिवार को ज़मीन दी गई थी उसका ट्रांसफ़र ही गलत था। ये फैसला स्पष्ट करता है कि लीजधारी मालिक नहीं बन सकता और यूपीएसआईडीसी की सहमति के बिना ज़मीन का कोई वैध ट्रांसफ़र संभव ही नहीं था। इसी प्रकार नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह द्वारा भी अपनी भ्रष्ट कार्यशैली जैसे 319 फार्म हाउस प्लाट्स में से 32 अपने पारिवारिक सदस्यों और अपनी चहेती पार्टी के नेताओं को देना इस यूपीएसआईडीसी द्वारा गलत तरीके से ज़मीन आवंटन के दिए जाने वाले तरीकों से मिलता जुलता और गड़बड़ करने वाला ही मामला है। सीबीआई ने भी यादव सिंह के खिलाफ 23 करोड़ की अघोषित संपत्ति और भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। मित्रों, अब प्रश्न ये उठता है कि जिन अधिकारियों ने नेताओं को सस्ते दामों पर जमीन बांटी, जिनके ऊपर नेताओं और बड़े व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के आरोप हैं, फिर भी उनके विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या यह अमानत में खयानत, बेनस की धारा 316 आपराधिक विश्वासघात का मामला नहीं बनता है? मतलब आप जनता के केयर टेकर के रूप में काम कर रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला काम नहीं बनता? सुप्रीम कोर्ट ने भी कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट मामले में यूपीएसआईडीसी की गलतियां उजागर की। कोर्ट ने भविष्य के लिए सख्त निर्देश भी दिए कि ऐसी गलतियां दोबारा न की जाएं। लेकिन ये सवाल तो बना ही रहता है कि क्या ऐसे अधिकारियों को सज़ा नहीं दी जानी चाहिए जो अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग सार्वजनिक संपत्ति को भ्रष्ट तरीके से खुदर-बुदर करने के लिए करते हैं? क्या इन्हें बख्श दिया जाना चाहिए? क्या सरकार और कोर्ट का ये रवैया जनता के विश्वास को तोड़ता हुआ नहीं प्रतीत होता है? मित्रों,
अगर एक छोटा व्यापारी भी या एक आम आदमी भी ऐसी ज़मीन के लिए आवेदन करता है तो क्या उसे इतनी आसानी से ये ज़मीन मिल जाती है जैसे कि 2 महीने के अंदर अभी दे दी गई थी? मैं बिल्कुल नहीं। छोटे व्यापारियों को लंबी प्रक्रिया, कागजी कार्रवाई और अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। लेकिन यूपीएसआईडीसी के ऐसे अधिकारी जैसे यादव सिंह थे, जैसे और अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये लोग नेताओं और प्रभावशाली लोगों के लिए नियम तोड़ देते हैं। ये जनता के प्रति विश्वासघात है, क्योंकि वह जनता की ही संपत्तियों के केयरटेकर के रूप में कार्य करते हैं और उसके स्वामी के रूप में नहीं करते हैं। और जब भी इस प्रकार के आवंटन गलत पाए जाते हैं तो तुरंत इन अधिकारियों की संपत्ति की जांच भी की जानी चाहिए और आय से अधिक संपत्ति दृष्टिगोचर होने पर, पाए जाने पर इनकी संपत्ति तुरंत जब्त की जानी चाहिए और इन्हें जेल भेजने की कार्रवाई भी की जानी चाहिए। मित्रों, आपकी इस मामले में क्या राय है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।